वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं निशा सर। जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स में हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में कणों का निकाय एवं घूर्णन गति किस तरीके से होता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो वास्तव में ये जो कणों का निकाय होता है, ये कण क्या है, कणों का निकाय क्या है, इसके निकाय में क्या होती है, इस पर घूर्णन गति किस प्रकार से होती है, इस चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं। वास्तव में ये किस प्रकार की होती है, इस चीज़ का हम लोग निराकरण और एनालिसिस करेंगे कणों के निकाय के बारे में और उसकी घूर्णिक गति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलो, वास्तव में ये घूर्णिक प्रकार किस प्रकार, इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर में भी देख चुके हैं। इसमें जो चुंबकीय पदार्थ हो, इसमें जो आप लोगों का कण होता है, जिसमें रॉकेट नोदन क्या था, बेसिकली उस चीज़ के बारे में, बलों के बेस पे, चुंबकीय बलों के बेस पे, न्यूटन के बलों के बेस पे, गति के बेस पे, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, संरक्षी बल क्या है, असंरक्षी बल क्या है, सभी का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए, इसका सर्वप्रथम हम लोगों को किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस कारण से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला होता है प्रस्तावना, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि दैनिक जीवन में जितने पिंड हमारे संपर्क में आते हैं, दैनिक जीवन में जितने पिंड हमारे संपर्क में आते हैं, वे अधिकांशतः परिमित आकार के होते हैं। परिमित आकार के होते हैं। वो किस आकार के होते हैं भाई? आपकी परिमित आकार के होते हैं। परिमित आकार के होते हैं। और एक विस्तृत पिंड की गति को, एक विस्तृत पिंड की गति को पूरी तरह समझाने के लिए, एक विस्तृत जो पिंड की गति है भाई, एक विस्तृत जो पिंड की गति है, एक विस्तृत जो पिंड की गति है, उसको पूरी तरह से समझाने के लिए आमतौर पर इसका बिंदुवत अर्थात अपर्याप्त रहता है। बिंदुवत अर्थात क्या रहता है? अपर्याप्त रहता है। बिंदुवत अर्थात क्या रहता है? आदर्श अपर्याप्त रहता है। अपर्याप्त रहता है। क्लियर? इस अध्याय में हम प्रतिबंध से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम लोग कणों के जो निकाय है उसमें किस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं उससे मुक्त होने का प्रयास करेंगे, मतलब उससे छुटकारा के लिए, ठीक है। अब विस्तृत या परिमित पिंडों की गति को, और विस्तृत या परिमित, ठीक है, पहला होता है आपका विस्तृत और दूसरा ये परिमित, ठीक है। पिंडों की गति को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। वास्तव में किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार डिपेंडेबल होता है, किसकी प्रकृति क्या होती है, किस इसका गुण क्या है, दोष क्या है, या किस तरीके के हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक पिंड कणों का निकाय, एक पिंड कणों का एक निकाय होता है। एक पिंड होता है जो कणों का क्या होता है? एक निकाय होता है। अतः कणों के निकाय के द्रव्यमान, कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र एवं मुख्य अवधारणा होगी। द्रव्यमान केंद्र की गति पिंड की गति को, जो द्रव्यमान केंद्र की गति होती है वह पिंड की गति को क्या करती है? व्यक्त करती है। अतः परिमिति आकार के पिंडों की गति को समझने के लिए हम इस अवधारणा का उपयोग करते हैं। इस अवधारणा का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग परिमित के बारे में जानेंगे। परिमित क्या होती है और विस्तृत क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतराल में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ सम डेफिनेशंस है, कुछ परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं को जानेंगे, क्योंकि बाद में ये छोटे छोटे कण, छोटे छोटे परिभाषाएं उन्हीं से रिलेटेड होती है। तो इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। तो पहला इसी के बेस पे है आप लोगों का कण। पहला है इसी के बेस पे आपका कण है। पहला क्या है भाई? इसी के बेस पे देखा जाए तो पहला इसी के बेस पे देखा जाएगा तो आपका क्या है? कण है। पहला क्या है? कण है, ठीक है। ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो तथा जिसकी आंतरिक बनावट को नगण्य माना जा सके, कण कहलाता है। ये आपका कण है भाई, ठीक है। ये जो कण होता है एक ऐसी आकार की होती है,
एक ऐसी वस्तु आकार का होता है, आकार होता है जो नगण्य होता है भाई, जो क्या होता है, नगण्य होता है, जो आप लोगों का क्या होता है, नगण्य होता है, तथा जिसकी आंतरिक बनावट को नगण्य माना जाता है। और इसकी जो आंतरिक बनावट रहेगी, इसकी जो आंतरिक बनावट रहेगी उसको भी हम लोग नगण्य मानेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कण। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग निकाय। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, निकाय। दूसरी चीज़ में हम लोग देखेंगे निकाय के बारे में। वास्तव में ये निकाय किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो निकाय कई कणों या वस्तुओं जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, से बने प्रबंध को निकाय कहते हैं। से बने प्रबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, निकाय कहते हैं। तो निकाय किसको बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वास्तव में निकाय क्या होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो कई कणों या वस्तुओं को जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, से बने प्रबंध को हम लोग निकाय कहते हैं। उदाहरण के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, तो उदाहरण के बेस पे ये क्या हो जाएगा भाई, उदाहरण के बेस पे देखेंगे तो यदि यात्रीगण किसी हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, तो हवाई जहाज़ चालक दल यात्रीगण एवं उनके सामान मिलाकर निकाय कहलाते हैं। उनके सामान मिल करके क्या कहलाते हैं, निकाय कहलाते हैं। अब सही है, विलगित निकाय के अंतर्गत जैसे आप लोग देख रहे थे, तो यदि यात्रीगण किसी हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, तो हवाई जहाज चालक दल यात्रीगण एवं उनके सामान सभी मिल करके एक निकाय कहलाते हैं। तो ये आपका निकाय सिस्टम के अंतर्गत आ गया कि ये इस सिस्टम के अंतर्गत में है बोल के। आगे कंटेंट देखेंगे तो इसके बाद होता है इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल, जिसको हम लोग बोलते हैं। वास्तव में इंटरनल फोर्स आपका क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, आंतरिक बल को। आंतरिक बल क्या होता है, इंटरनल फोर्स। इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स, निकाय के अवयव एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। निकाय के अवयव एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हुए एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, उन्हें आंतरिक बल कहते हैं। उन्हें क्या बल बोलते हैं, आंतरिक बल बोलते हैं। कोई भी निकाय रहता है भाई, ये आपका एक निकाय है। इस निकाय के अवयव पर एक दूसरे पर इस निकाय में जो अवयव है वह एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, जो फोर्स लगाएंगे, जो बल लगाएंगे, वही आप लोगों का आंतरिक बल कहलाएगा। क्लियर। जैसे बेसिकली एग्जांपल के बेस में अगर इसको देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, किसी बॉक्स में भरे गैस के कणों पर लगने वाला पारस्परिक बल आंतरिक बल कहलाता है। जाहिर सी बात है कि उस पर लगने वाला जो बल रहेगा वो क्या रहेगा, आंतरिक बल रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो किसी बॉक्स में, जो ये बॉक्स है मान लेते हैं, इस बॉक्स में गैस आपका भरा हुआ है, इस बॉक्स में आपका गैस ये आप लोगों का भरा हुआ है। तो कणों पर लगने वाला जो पारस्परिक बल होता है वही आपका आंतरिक बल होता है, क्योंकि अंदर की तरफ वो लगता है भाई। क्लियर। आगे इस कंटेंट को देखते हैं। बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। वास्तव में एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, बाह्य बल, बाहर की तरफ जो होता है भाई, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, निकाय के बाहर के कणों, वस्तुओं या निकायों द्वारा पिंड पर लगाए गए बल को बाह्य बल कहते हैं। निकाय के बाहर के कणों, वस्तुओं या निकायों द्वारा पिंड पर लगाए गए बल को हम लोग बाह्य बल कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के बेस में जो चंद्रमा होती है भाई, ये जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चक्का लगाती है, चंद्रमा पिंड पर। ठीक है। चंद्रमा पिंड पर
पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय बल बाह्य बल होगा। गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा भाई? बाह्य बल हो जाएगा। यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल रहेगा वो क्या रहेगा? बाह्य बल रहेगा। तो बाह्य बल में एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि बाहर के है और पृथ्वी आपके अंदर की तरफ है, तो निकाय के बाहर के कणों, वस्तुओं या निकाय द्वारा पिंड पर लगाए गए बल को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य बल बोलते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्का लगाती है, चंद्रमा पिंड पर पृथ्वी के कारण लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य बल। ये आपका बाह्य बल के अंतर्गत आ जाएगा भाई। इसके बाद देखते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। वैसे हम आइसोलेटेड में हो, आइसोलेशन में हो, ऐसा बोलते हैं ना, वास्तव में विलगित निकाय क्या होती है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वास्तव में विलगित निकाय क्या है इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल ना लगे, यदि किसी निकाय पर कोई भी इस तरीके का निकाय है भाई, कोई भी इस तरीके का आपका निकाय है, कोई भी इस तरीके का आपका निकाय है, इस पर कोई भी बाह्य बल ना लगे, इस पर कोई भी बाह्य बल ना लगे, इस पर कोई भी बाह्य बल ना लगे, तो उसे विलगित निकाय कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? विलगित निकाय बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय। उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विलगित निकाय बोलते हैं। उदाहरण के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो शांत जल में नाव पर बैठा व्यक्ति, कोई भी शांत जल है, शांत जल है, स्थिर जल है, शांत जल है, शांत इस प्रकार का जल है, उस पर इस नाव में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा भाई? आप लोगों का विलगित निकाय के अंतर्गत आ जाएगा। जो शांत बैठा व्यक्ति हुआ है वो क्या विलगित निकाय के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान। बिना द्रव्यमान के तो कुछ होता ही नहीं, दुनिया में जान रहे हो, द्रव्यमान बहुत ही जरूरी होती है। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते हैं। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र के बारे में हम इस चीज़ को देखते हैं। तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर निकाय के समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके, द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके। उदाहरण के बेस पे हम लोग इसको देखेंगे। तो नियमित पिंडों का द्रव्यमान केंद्र, नियमित पिंडों का द्रव्यमान केंद्र उसके गुरुत्व पर होता है। उसके कहाँ पर होता है? गुरुत्व पर होता है। तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर निकाय के समस्त द्रव्यमान को क्या माना जाता है? केंद्रित माना जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर? इसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी तो बहुत ही जरूरी होती है। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस पे है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं, गुरुत्व केंद्र को। वास्तव में गुरुत्व केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ संपूर्ण निकाय का भार केंद्रित हो, जहाँ संपूर्ण निकाय का भार क्या हो? केंद्रित होता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या केंद्र कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो जिसको हम लोग गुरुत्व केंद्र के बेस पे देख रहे हैं भाई, इसके बेस पे देख रहे हैं, गुरुत्व केंद्र के बेस पे देख रहे हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ संपूर्ण निकाय का भार केंद्रित होता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। उदाहरण के बेस पे हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठोस जो गोले का गुरुत्व केंद्र होता है उसके केंद्र पर होता है। बिल्कुल सी बात है, ये ठोस गोला है, उसका जो गुरुत्व केंद्र रहेगा यहीं पर रहेगा भाई, केंद्र रहेगा। तो क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण निकाय के लिए, इस तरीके से बहुत सारे निकाय हैं, यहाँ पर एक संपूर्ण निकाय के बेस पे आपका भार केंद्रित रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व। जैसे ठोस गोले है तो उसका गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र पर होता है, इस तरीके से पकड़ा जाता है, इस तरीके से उसको फेंका जाता है। ये था आपका गुरुत्व केंद्र के बेस पे। अब द्विकर्ण निकाय का जो द्रव्यमान था, द्विकर्ण कण के लिए इसके बाद जो द्रव्यमान के बेस पे था आप लोगों का गुरुत्व केंद्र के बेस पे, इस चीज़ को हम लोग देखते थे। तो ये तो आपका ठोस गोले का गुरुत्व केंद्र पर आधारित हो गया। इसके बाद जो आपका निकाय हो गया, इसके बाद जो विलगित तंत्र हो गया, विलगित तंत्र के बाद जो आपका कण है वो कणों का संप्रदाय किस तरीके से होगा, कण एक दूसरे के प्रति किस तरीके से व्यवहार करेंगे, अन्योन्य क्रिया किस तरीके से होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो गुरुत्व केंद्र के आधार पर आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण निकाय का भार केंद्रित होता है, वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो आगे के जो डेफिनेशन रहेगा उसको हम लोग आगे के डेफिनेशन बेस पे इसको क्लियर करेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग इसके बाद देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र के लिए, चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं द्विकर्ण का निकाय का द्रव्यमान केंद्र के लिए वास्तव में क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर
देखते हैं। चलिए, तो दो कणों के निकाय को दो कणों के निकाय को ठीक है, दो कणों के निकाय को द्विकर्ण निकाय कहते हैं। दो कणों के निकाय को हम लोग द्विकर्ण निकाय कहते हैं। इसमें एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय तीनों तरीके से रहते हैं, क्योंकि जो भी कण रहता है उसमें तो भाई रहेगा ही, एक विमीय भी रहेगा, द्विविमीय रहेगा, त्रिविमीय रहेगा। इस दिशा में जब हम लोग देखते हैं, तो द्विकर्ण निकाय के द्रव्यमान के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अलग अलग होती है। स्थिति क्या होती है? अलग अलग होती जाती है, जिनकी गणना हम निम्नानुसार से करेंगे। फर्स्ट में हम लोग एक विमीय के बेस पे करेंगे, एक विमीय, फिर उसके बाद द्विविमीय, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे त्रिविमीय, उसके बाद करेंगे हम लोग त्रिविमीय के बारे में। तो चलिए, द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र के अंतर्गत दो कणों के निकाय को द्विकर्ण निकाय कहते हैं, जिसमें एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय दिशाओं में द्विकर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होती है, जिनकी गणना हम निम्नानुसार करते हैं। जिसमें आपका एक विमीय रेखीय स्थिति में भी होती है, एक विमीय होती है और रेखीय स्थिति में होती है। तो इस चीज़ को हम लोग कवर अप करते हैं। तो माना कि M1 और M2 दो द्रव्यमान के दो कण एक अक्ष में बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित हैं। बिंदु A तथा बिंदु B पर इस तरीके से स्थित है। ये आपका A है मान लेते हैं, ये आपका B है, ये आपका XCM है। ठीक है, दो कण M1 दूरी पर, ये आपका M2 दूरी पर है। इस तरीके से दो कण स्थित है, जिनकी मूल बिंदु से दूरियां x1 और x2 के बेस पे है। x1 x2, यदि द्रव्यमान केंद्र CM के मूल बिंदु से दूरी XCM हो, तब इनकी दूरी क्या होगी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको जानना पड़ेगा द्विकर्ण निकाय। वास्तव में जो द्विकर्ण निकाय होता है दो कणों से मिलकर बना होता है, जिसको आप लोग बेसिकली जान रहे हो। ठीक है, तो दो कणों के निकाय को हम जब द्विकर्ण निकाय कहते हैं, तो उसमें एक विमीय और द्विविमीय तो रहता ही है। आपका एक विमीय रहेगा, द्विविमीय रहेगा तथा त्रिविमीय रहेगा, तीनों के साथ इसका अटैचमेंट रहेगा। तथा इनकी दिशाओं में द्विकर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अलग अलग होती है, जिनकी गणना निम्नानुसार की जाती है, से की जाती है। पहला एक विमीय के बेस पे करते हैं हम लोग, एक विमीय अथवा रेखीय स्थिति में। पहला एक विमीय को ही हम लोग रेखीय स्थिति में बोलते हैं, मतलब सिंगल, एक विमीय या रेखीय स्थिति। एक विमीय या रेखीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर माना कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण एक अक्ष में बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित है, जिनकी मूल बिंदु से दूरियां क्रमशः x1 x2 होता है। यदि द्रव्यमान के अंदर CM के मूल बिंदु से दूरी XCM हो, तब इसकी दूरी कितनी होगी, XCM इक्वल टू हो जाएगा आपका M1 x1 M2 x2 बाय हो जाएगा आपका x1 प्लस x2। इस तरीके से हो जाएगा, x1 और x2 के बेस पे रहेगा। x बिंदु A तथा B पर स्थित रहेगा आपका दो कण x अक्ष में स्थित रहेंगे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा M1 x1 M2 x2 बाय x1 प्लस x1। ये एक विमीय तथा रेखीय स्थिति के बेस पे हो जाएगा। जब दो कणों के निकाय को द्विकर्ण निकाय के बेस पे हो जाएगा, तो इसको हम लोग द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र के बेस से देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई। आप द्विविमीय अथवा समतलीय स्थिति में द्विविमीय या समतलीय स्थिति में द्विविमीय या समतलीय स्थिति में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, द्विविमीय या समतलीय स्थिति में तो माना किसी द्विकर्ण निकाय के आपके पास द्विकर्ण निकाय है, द्विकर्ण निकाय है। इस तरीके से आपके पास द्विकर्ण निकाय है। माना किसी द्विकर्ण निकाय के कणों के द्रव्यमान M1 और M2 है। कणों के द्रव्यमान M1 और M2 है। यहाँ पर आपका जो द्रव्यमान है भाई, ये जो द्रव्यमान है M1
एक और द्रव्यमान है आपका M2, जिनकी किसी क्षण स्थिति बिंदु AX1Y1 है, AX1Y1 है, AX1AY1, और यहाँ पर दूसरा का है BX2Y2। अतः यदि इनके द्रव्यमान केंद्र CM की स्थिति का निर्देशांक XCM YCM हो तो क्या हो जाएगा? तो XCM के लिए हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? M1 X1 प्लस M2 X2 बाय X1 प्लस X2। YCM के लिए देखेंगे तो M1 Y1 M2 Y2 बराबर Y1 प्लस 1 और 2, दोनों के बेस पे ये हो जाएगा भाई। क्लियर? तो यह था आपका द्विविमीय या समतलीय स्थिति में, जहाँ पर माना किसी द्विकर्ण निकाय के कणों के द्रव्यमान M1 तथा M2 है, जिनकी किसी क्षण स्थिति बिंदु AX1Y1 तथा BX2Y2 है। अतः यदि इनके द्रव्यमान के अंदर CM की स्थिति निर्देशांक XCM YCM हो तब इनका वैल्यू ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग एक विमीय अथवा रेखीय स्थिति। इस चीज़ को तो हम लोग कवर अप कर चुके हैं अभी, और द्विविमीय तथा समतलीय स्थिति इसको भी देख लिए भाई। त्रिविमीय को देखते हैं अब, 3 डायमेंशनल को, इन 3 डायमेंशनल और स्पेस। त्रिविमीय को देखते हैं। त्रिविमीय या आकाशीय स्थिति, या आकाशीय स्थिति। चलिए, त्रिविमीय या आकाशीय स्थिति, चलिए देखते हैं। इसमें 3 तरीके से रहता है भाई, X Y Z I Z के इस तरीके से रहेगा। तो कितना हो जाएगा? इसको देखेंगे XCM के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा? M1 X1 प्लस M2 X2 बाय X1 प्लस X2। YCM इक्वल टू हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 बाय में हो जाएगा Y1 प्लस Y2, और ZCM बराबर हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस Z1 प्लस Z2। ये हो जाएगा। डायग्राम के बेस पे देखा जाएगा तो X Y और Z के बेस पे ये सब तीनों चीज़ें आपका इस तरीके से हो जाएगा। कवर अप करके देखोगे तो ठीक है। तो यहाँ के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ के लिए देखेंगे X1 X2, ये भी आपका Y1 Y2 Z1 Z2, ये इसके लिए रहेगा, ये वाला इसके लिए, ये Y वाला इसके लिए। तो त्रिविमीय मतलब तीनों दिशाओं के बेस पे है। X Y Z में त्रिविमीय या आकाशीय स्थिति बोलते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये सभी तरफ रहता है। तो M1 X1 प्लस M2 X2 हो गया, X1 प्लस X2 हो गया, M1 Y1 और M2 Y2, Y1 प्लस Y1 प्लस Y2, M1 Z1 प्लस M2 Z2 हो गया, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2। तो ये त्रिविमीय अर्थात आकाशीय स्थिति में इन 3 डायमेंशनल और स्पेस के बेस पे इस चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा? पहले आप लोगों को सरल रेखीय स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा। सरल रेखीय स्थिति को देखोगे तो आप लोगों को द्विविमीय स्थिति या समतलीय स्थिति को जानना पड़ेगा। द्विविमीय स्थिति या समतलीय स्थिति को जानने के पश्चात आप लोग को त्रिविमीय के पास चलना पड़ेगा। त्रिविमीय या आकाशीय स्थिति जिसको बोला जाता है, ये होता है आप लोगों का त्रिविमीय स्थिति सदिश के बेस पे ये होता है। आगे देखते हैं निकाय के कुल द्रव्यमान। इसमें जो निकाय का कुल द्रव्यमान होता है भाई, इसमें जो निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र, निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र, निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र, निकाय के कुल द्रव्यमान, निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का गुणनफल, के स्थिति सदिश का गुणनफल। कोई भी कुल द्रव्यमान रहेगा, कुल द्रव्यमान रहेगा, कुल द्रव्यमान रहेगा, ठीक है, तथा उसका द्रव्यमान केंद्र रहेगा, तथा उसका द्रव्यमान केंद्र, उसका द्रव्यमान केंद्र रहेगा, उसका स्थिति सदिश भाई, उसका
स्थिति सदिश का गुणनफल प्रत्येक द्रव्यमान का, देखो प्रत्येक द्रव्यमान तथा उसके स्थिति सदिश के, प्रत्येक द्रव्यमान तथा उसके स्थिति सदिश के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। गुणनफलों के योग के बराबर होता है किसके? गुणनफलों के योग के बराबर होता है। चलिए, तो निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का गुणनफल प्रत्येक द्रव्यमान तथा उसके स्थिति सदिश के गुणनफलों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, x1 x2 y1 y2 z1 z2 इसके बीच में हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।